हेलो दोस्तों। हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव आईएसपीसीएस। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस एक बड़े प्लेटफॉर्म पर। चलिए, मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। आप लोगों को पता है कि इस टाइम हमारा आंसर शीट रिव्यू चलता है, तो मुझे अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 7 सालों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी इंफॉर्मेशन प्रतिज्ञा बेच के बारे में है, जो कि आप लोगों को कंप्लीटली मैथ, रीजनिंग, कम्प्रिहेंसिव योगेश सर का पूरा का पूरा कोर्स हम इसमें देखते हैं। लगभग 200 घंटों की क्लासेस आपको नजर आती हैं। वर्तमान में इसकी जो फी है वो बिल्कुल घटा दी गई है, 1999 रुपए। बल्कि इसमें भी कुछ और ऑफ आप लोगों को दिखाई देता है। आज रात 12 बजे का अंतिम मौका है इसमें एनरोल करने का। कंप्लीट तैयारी पूरी मेहनत के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं काजल का, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना आवश्यक है, परंतु विपक्ष सरकार की आजादी के फैसले लेने में मदद करता है। इस कथन के संदर्भ में भारत की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। चलिए, विपक्ष का अर्थ है कि विरोधी दल ये मौजूदा सरकार से सवाल पूछता है और जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, लोगों के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखने में जिम्मेदार है। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसमें थोड़ा सा ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है ना। लेकिन अगर इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर देते कि हमारे संविधान के अंतर्गत विपक्षी दल ये होते हैं जिसको 10% वोट मिली हो, तो हमारा और अच्छा हो जाता। वर्तमान में विपक्षी दल, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, संसद में इसकी एक भी सीट नहीं है। आईएमआई की लोकसभा में हाँ 2 सीटें स्पेसिफिकली, खुद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की कुछ सीटें। इसके अलावा भी बहुत सारे दल हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो विपक्षी दल है वो कांग्रेस के अंडर ही आप देखेंगे। कमजोर विपक्ष का सरकार को फायदा। 1971 में इंदिरा सरकार ने कमजोर विपक्ष के कारण आपातकाल लागू किया। बच्चा यहां पर डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ शुरू नहीं करना। आप कमजोर विपक्ष होने से सरकार को क्या फायदा होता है, तो आप लिखेंगे कि कमजोर विपक्ष होने से कुछ हानियां या कुछ हानि और कुछ लाभ होते हैं। अगर हम सरकार के कंटेक्स्ट में बात करें तो कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। सरकार आजादी से फैसले कर सकती है। सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकती है जो राष्ट्रहित और विपक्ष के द्वारा रोके जा सकते हो। सरकार बजट और उससे संबंधित मैक्सिमम चीजों को बिना विपक्ष के बेहतर तरीके से कर सकती है। आपने एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो तब इन एग्जाम्पल को लिखेंगे, लेकिन आपने डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ शुरू करा तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। लगभग 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध की अनुमति दी थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने कमजोर विपक्ष के कारण बहुत मजबूत फैसले, जैसे 1991 में आर्थिक सुधार नहीं बच्चा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। वर्तमान में कमजोर विपक्ष के कारण सरकार 3 तलाक का कानून, यह भी एग्जाम्पल है। फायदा क्या है? फायदा आप एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में नहीं दिखा सकते। आपको बताना होगा कि विपक्ष के कमजोर होने की वजह से सरकार किन मामलों में पावरफुल हो जाती है, सरकार के पास किन किन कौन से संवैधानिक संशोधन में पावर 2/3 बहुमत से किए जाने वाले अमेंडमेंट में अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार के फेवर में इजिली फैसला आ सकता है। इन चीजों को रिप्रेजेंट करना था। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखें, नहीं तो गलती आपकी होती रहेगी। वर्तमान में कमजोर विपक्ष बाबरी मस्जिद उपलब्ध कराई नहीं है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। 16वीं लक्ष्मण नेता ना होना, बिल्कुल नेता अवेलेबल है। किसने कहा 16वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है? मल्लिकार्जुन खाड़के है, उससे पहले अधीर रंजन चौधरी, ये कौन थे? समझने की कोशिश करो। तो अधीर रंजन चौधरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कि लोकसभा के विपक्ष के नेता के तौर पर आप लोगों को दिखाई देते हैं। आप इसमें कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? ठीक है। अब यहां पर आपने एक पॉजिटिव लिखा, यहां पर क्या लिखा? संसद में कमजोर विपक्ष मौजूदा सरकार को मनमाने तरीके से कानून बनाने से अंकुश नहीं लगा सकती। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यहां बताना होगा कि विपक्ष का ना होना कितना नुकसानदायक है, जो कि आपने अगले पहलू में बताने की कोशिश करी है। तो केवल और केवल यहां पर मुझे आपके क्वेश्चंस में कुछ बेहतर पॉइंट दिखाई दिए हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चंस आउट ऑफ ट्रैक गया है पूरा का पूरा। पता नहीं कहां काजल आपका दिमाग खोया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को दोबारा आप लिखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर पूरी की पूरी ताकत खत्म है, जो लिखना चाहती थी नहीं लिख पाई, और कंक्लूजन इसका उससे भी ज्यादा कमजोर है, उससे भी ज्यादा। बात समझ में आई?
क्लियर? अगर एग्जाम्पल करंट का कनेक्ट करना है तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, उसे सोचने की कोशिश करो। मजा नहीं आया, ठीक है? समझ में आई बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन, अंबिका, ठीक है, अंबिका क्या लिखती है, लैंड रिफॉर्म के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म मींस रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू रिजोल्व द प्रिवेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल क्राइसिस। बहुत बढ़िया। लैंड रिफॉर्म को क्या क्या किया जा सकता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, एकदम यही पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि कम लिखो, कम लिखो, बात पूरी कहो। ज्यादा लिखोगे बात पूरी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट लाइक जमींदार जागीरदार मिडिवल लैंड ओनरशिप सिस्टम इंश्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, बेहतरीन पॉइंट है भैया, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिलेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर द इक्वलिटी इन सोसाइटी, बहुत बढ़िया। इंप्लीमेंटेशन द जमींदारी सिस्टम वाज अबोलिश्ड, द टेनेंट्स कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड थ्रू फ्रॉम द लैंड सेलिंग फिक्सेशन मैक्सिमम साइन ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। थोड़ा सा करंट वाला पहलू, 9th शेड्यूल के बारे में बात कर सकते थे। 1991 के बाद किन चीज़ों में बदलाव आया उसके बारे में मेंशन कर सकते थे। 1951 के बाद क्या क्या बदलाव आया उसको मेंशन कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा और बेहतर इस पे लिखा जाने की आवश्यकता है, और बेहतर तुम्हें इस क्वेश्चन को करना होगा। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने दूसरा क्वेश्चन लिखा है और आप एनसीईआरटी क्लास की बच्ची है तो बेहतरीन मैं इसे कहूंगा, ठीक है। 15 नंबर का नहीं था ये, 10 नंबर का सवाल था, ठीक है। तो 10 नंबर में आप अच्छे खासे 4 नंबर डिजर्व करते हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम मेहनत और करने की आवश्यकता है, और बेहतर आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा भाई, ठीक है, ओके, दिख रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चंस कहां पर है इसका भाई? हाँ, कंट्रोल्ड मीडिया वाला पॉइंट। जाहिद एक एक करके बात कर लेंगे, एक एक करके चीजों को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि उसके बाद आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, मैं इस पे लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख तो सकता हूँ, लेकिन लिखूंगा कैसे? ओके, नहीं, लिखने का ऑप्शन नहीं है। चलो लिखेंगे इसे, कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे हम, ठीक है। देख लीजिएगा भाई, ओपनली मीडिया इज कंसिडर एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इंटीग्रेनली कीपिंग आई ऑन द अदर 3 पिलर। बहुत बढ़िया, एकदम सटीक इंट्रो है, अपनी बात को सही तरीके से कहने की कोशिश की गई। द रोल ऑफ मीडिया इज ए वाइटल वॉच डॉग फॉर अनकवरिंग एरर एंड रोंग डूइंग इन डेमोक्रेसी। बच्चा, रोंग डूइंग का मतलब क्या होता है? ने थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि जो भी पहलू आप बताना चाहते हैं, जो भी पहलू आप कहना चाहते हैं, तो उसके लिए सटीक शब्दावली का यूज करें। बात समझ में आई? क्लियर एकदम? इसमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, बहुत समझने की कोशिश करो। जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा आप लोग चीजों को रिप्रेजेंट कर पाओगे, है ना? उम्मीद है आप लोग बेहतर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मीडिया बाइफरकेट इन 2 पार्ट्स, ट्रेडिशनल मीडिया, कन्वेंशनल, ठीक है, डिजिटल मीडिया। बच्चा, मुझे ये वाला बाइफरकेशन की आवश्यकता नहीं थी। मेरा जो मीडिया का बाइफरकेशन है जाहिद, मुझे बताना था कि एक प्रो और मतलब प्रो गवर्नमेंट है और एक एंटी गवर्नमेंट है। मुझे जो बताना था, मुझे ये बताना था कि एंटी गवर्नमेंट और प्रो गवर्नमेंट किस तरीके से आपको नजर आता है, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया, आपने बताया कि पुराना मीडिया डीडी न्यूज, डीडी भारती, और आज वर्तमान में आपको सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से। तो ये वाला बाइफरकेशन नहीं, वेल आपने जो बाइफरकेट करने की कोशिश की तो क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं किया। क्योंकि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि क्या आपको लगता है कि मीडिया 2 पार्ट में बटा हुआ है? तो अगर मैंने कहा कि 2 पार्ट में बटा हुआ है तो इसका मतलब ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया मेरा पहलू नहीं था। मेरा पहलू था कि वो एक गवर्नमेंट के फेवर में है, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। उस चीज पर आपको काम करना था। बात समझ में आई? क्लियर एकदम? चलिए इसके बाकी के पहलुओं की बात करें। ठीक है, एक सेकेंड।
ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि मीडिया अंडर गवर्नमेंट चैलेंजेस क्या क्या है। सेंसरशिप के माध्यम से, प्रोपोगेंडा स्प्रेडिंग बायस्ड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, एग्जांपल रूमर्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इराक, ठीक है। फॉल्स हेट स्पीच फॉर अदर नेशन, बहुत बढ़िया। हैरेसमेंट वाली कहानी आपने बताने की कोशिश की। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर आपने दिखाया कि मीडिया के कंट्रोल करने से क्या नुकसान थे और फायदे क्या दिखाए। प्रोमोटिंग गवर्नमेंट एजेंडा, ठीक है। अवेयरनेस, बहुत बढ़िया। इनिशिएटिव स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स दूरदर्शन टीवी, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। उसके बाद नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कैन फोस्टर सेंस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। चाइना एंड नॉर्थ कोरिया कंट्रोल ओवर सेंसिटिव, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा। गवर्नमेंट कैन मैनेज द फॉलो इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिंग द स्पॉन्सर हार्मफुल स्प्रेड हार्मफुल एंड सेंसिटिव कंटेंट लाइक आईटी एक्ट 2008। देखो यहां पर आप ट्रैक से बाहर चले गए, बात समझ में आई। देखो फायदे और नुकसान क्या है आपने बहुत अच्छे से बताया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिखाया, बट जिस तरीके से इस क्वेश्चन को दिखाया जाना था, जाहिर अभी भी वो चीज मिसिंग है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय शोइंग इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड प्रोजेक्ट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है कि पॉजिटिव है। अगर सरकार इससे कंट्रोल करेगी तो सरकार मीडिया के माध्यम से अपनी चीजों को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लोगों तक पहुंचा सकती है, ठीक है, ठीक है। From all of the discussion, it is clear that the government control the media in positive way. Media can be become a sufficient cause of the secular and democratic India. बहुत बढ़िया। लोकतंत्र वाला पिलर गायब है कि लोकतंत्र में किस तरीके से मीडिया का रोल, मतलब आपने क्वेश्चंस लिखा, आपने क्वेश्चंस लिखा कि मीडिया को कंट्रोल करने के फायदे और नुकसान क्या है। आपने ये नहीं बताया कि अगर मीडिया सरकार के दबाव में काम करेगी तो डेमोक्रेसी को कैसे हनन होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट तौर पर काम करेगी तो उससे क्या फायदा होगा। वहां पर आपका क्वेश्चंस लेकर कर किया, ठीक है। आप कहेंगे कि सर जी ये क्वेश्चन दोबारा लिखने के बाद भी नंबर मेरे नहीं आ पा रहे हैं, मैं क्या करूं। बच्चे, जब तक बेहतर आंसर मुझे नहीं दिखाई देगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं आपकी चीजों को पूरी तरीके से चेक कर पाऊं। तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दें, थोड़ा सा इस बारे में चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कर्नेटिक वार के बारे में। ऑल फॉरेन ट्रेडर्स एंड ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द सोलो ट्रेडर ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर वर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्स्टेंट। देखो इसका इंट्रो, ठीक है। देखो इंट्रो आपने दिखाया कि फॉरेनर ट्रेड की आपस में लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सोलो ट्रेडर, एक मात्र ट्रेडर बची थी। जबकि मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या था, द रोल ऑफ द कर्नेटिक वार शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन 18th सेंचुरी। मतलब कर्नाटक की वार से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ब्रिटिशरों के फेवर में आई कैसे, और क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, उन चीजों को दिखाना था। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। फर्स्ट कर्नेटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चेपले बिटवीन फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। डेट जरूर मेंशन कर देते, या एक छोटा सा जैसे आपने ये वाला डायग्राम बनाया है मैप वाला, बेहतरीन है, लेकिन इसी के साथ अगर एक छोटी सी टेबल बना देते तो आपका कंटेंट कम हो जाता। बहरहाल बढ़िया है। सेकेंड कर्नेटिक वार लिमिटेड फ्रेंच ट्रेडिशनल एम्स्टेशंस ब्रिटिश विनर, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑफ द पौंडीचेरी वाज साइन, बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छे से बताने की कोशिश की। थर्ड कर्नेटिक वार में आपने बाकी चीजों को भी लिखने की कोशिश की। इंपैक्ट ऑफ द कर्नेटिक वार शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज ए डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया, ठीक है। आप लोग देखो, मैं मानता हूं कि सर जी इतने सारे फैक्ट हम कैसे याद करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट तो याद करने ही होंगे। अगर आप तो उस फैक्ट को नहीं लिखेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि वांडीवश 1760 कर्नाटक वार कब से कब तक हुआ। तो एक एग्जामिनर को आइडिया लगेगा ही नहीं कि किस 18th सेंचुरी। आप एटलीस्ट ये लिख सकते हैं कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी में कर्नाटक वार खत्म हुए थे, और बंगाल से पहले ब्रिटिशरों ने कर्नाटक वार के माध्यम से हमारे साउदर्न इंडिया को ऑक्यूपाइड किया था, इसके माध्यम से दिखा सकते थे, है ना। चलिए, इंडिया किंगडम सच एज कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद बिकम द पपेट ऑफ द कंपनी, बहुत बढ़िया। द लेसन टेरिटोरियल अलायंस, द ब्रिटिश एक्सपेंड द कंटेनमेंट,
थोड़ा सा शब्दों की बनावट पर काम करें। जाहिद बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों चीज़ें मिस कर रहे हो। मराठा एम्पायर हावर एक्सपेंड देयर ओन इन्फ्लुएंस बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल टेरिटरीज, रॉबर्ट क्लाइव इम्पैक्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लिखा है। कर्नाटिक वार वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्टेब्लिश द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीमेसी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बहुत बढ़िया लिखा है, काबिल तारीफ है। ठीक है, थोड़े से फैक्ट की कमी है। तो 15 नंबर का सवाल था, और अगर मैं 15 नंबर के सवाल में से इस क्वेश्चन पर आपको कुछ मार्क्स देने की कोशिश करूं तो यू डिजर्व मोर देन 6 मार्क्स। आप कितने मार्क्स डिजर्व करते हैं? एटलीस्ट 6 मार्क्स आपको इसमें मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों पर काम करना बाकी है, बहुत सारी चीजों को आपको बेहतर करना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस आता है आपका, ये है आपकी बबली, बबली है ना? हाँ ठीक है, एक बार इनका भी देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विशेष संदर्भ 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई। उसने धीरे धीरे भारत में अपना कदम राजनीतिक और बढ़ाने लगी, जिससे कई युद्धों की हार जीत का सामना करना पड़ा। भारत में 1616 में व्यापार की इजाजत मांगी। 1616 कौन सी किताब में 1616 है? कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर के कोर्ट में तो 1608 और 1612 की डेट मेंशन की गई है। अगर डेट याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग की 17वीं सेंचुरी। ठीक है, सन 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर के युद्ध में राजनीतिक और मजबूत पकड़ बनाई। मैंने यहाँ पर कहानी जो पूछने की कोशिश की थी वो कर्नाटक के कंटेक्स्ट में की थी, आप बंगाल पहुंच गए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने राजनीति को जन्म दिया। डुप्ले की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी ने राजनीतिक परिदृश्य देख सकते हैं। उत्तराधिकारी का संघर्ष में कंपनी में जिसने भारत की रणनीतिक शुरुआत बना दी। 18वीं शताब्दी तक मानव एक व्यक्ति के सम्राट नवाबों भड़काने लगी थी। इसके विपक्ष इसके ब्रिटिश के नवाबों में सैनिकों को लालच देकर नवाबों को अपने भीतर किया। भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बंगाल में पहुंच गया। मैंने पूछा कर्नाटक, आप बता रहे हैं बंगाल। मैंने बात करी कि भैया आप मणिपुर के बारे में बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं कि सर जी हम तो आप पहले राजस्थान करेंगे, बंगाल करेंगे, बिहार करेंगे। वही चीज आपने क्वेश्चन में बताने के लिए मैंने कहा कि भैया मुझे बताओ कर्नाटक में क्या हुआ। आप कह रहे हैं सर जी हम तो पहले बंगाल बताएंगे। बबली इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप नहीं बताओगे, चीजों को नहीं समझने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी चीजें कर्नाटक बंगाल के चलिए बंगाल के ने अपना, अच्छा ठीक है, अपना एकाधिकार आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। भैया बंगाल बाद में आता है, पहले कर्नाटक आता है। बंगाल में 1757 में प्लासी लड़ा जाता है, 62 में यानी कि 64 में जाके बक्सर लड़ा जाता है। यह 1746 से 48 पहला कर्नाटक वार और 64 में दूसरा लास्ट वाला कर्नाटक वार, लास्ट वाला, और 1760 में वांडीवर्ष लड़ा जाता है। तो आप इनको कंटेम्प्रेरी मान सकते हैं, लेकिन आप पहले बंगाल बताएं फिर कर्नाटक को एक्सप्लेन करें, डजंट मैटर। नवाबों का मुख्य न्याय सेनापति को खरीदने लगा, बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया। कर्नाटक युद्ध, फ्रांसीसी युद्ध, दोनों के फ्रांस और अंग्रेज कंपनियों के एक दूसरे को भारत से बाहर निकालने लगी थी। यहां पर आपने कर्नाटक को थोड़ा सा मेंशन करा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक एग्जामिनर ने आपके पूरे क्वेश्चंस को कट कर दिया और उसने कहा कि दोबारा लिखो। ठीक है, ठीक है, बाकी पढ़ के क्या फायदा, मुझे यह बताओ। कर्नाटक की वार की भूमिका, व्यापार, प्रतिस्पर्धी, रिश्वत, घूसखोरी, एकात्मक शक्तियों को तोड़ना, संधि समझौता, शासन स्थापित करना, चिरबंदी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वर्चस्व के कारण, लेकिन हां देखो मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस में एक सबसे बड़ी जो कमी मुझे नजर आती है वो होती है कॉपी पेस्ट। इस बच्चे ने अपनी चीजों को अपने तरीके से लिखने की कोशिश की, अपने तरीके से बताने की कोशिश की। ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने हर तरीके से अपनी बात को लिखा है अपने शब्दों में। आउट ऑफ ट्रैक गया, आउट ऑफ ट्रैक गया, लेकिन कोई बात नहीं, जिसे धीरे धीरे ठीक करेंगे, इसे धीरे धीरे ठीक करेंगे तो इनकी चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी, और ज्यादा इन चीजों को वो मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वो चीजों को मेंशन करें और चीजों को बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करें। मार्क्स की अगर हम बात करें तो 15 नंबर का सवाल था बच्चे, आप पूरा टोटल आउट ऑफ ट्रैक, 2 नंबर भी नहीं डिजर्व करती। एग्जामिनर 0 नंबर देगा, मैंने 2 नंबर दिए क्योंकि आपकी मेहनत मुझे यहां पर थोड़ी सी नजर आई है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा और इसके बारे में ध्यान देने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबली, क्या आपको लगता है कि सरकार मीडिया के लोकतंत्र को नियंत्रित कर रही है? मीडिया एक ऐसा माध्यम जो सरकार की बात जनता और जनता को बात सरकार का सामने
सा, शान में भैया, सामने शान में थोड़ा सा हिंदी पर भी काम करो, है ना। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारतीय संविधान में मीडिया की कोई जगह नहीं थी, इससे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 ठीक है। लोकतंत्र में समान अधिकार की बात करता है। लोकतंत्र का नियंत्रित लोकतंत्र को जब नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मीडिया उसकी आवाज बनती है। मीडिया देश के कानूनों को पन्नों को खोलती है और उन्हें उजागर करती है। ओके। मीडिया देश के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र से अवगत कराती है, नागरिकों की ताकत को बनकर। सही, ठीक है, ये इन्होंने अच्छे से बताने की कोशिश करी, बहुत अच्छे से अपनी चीजों को दिखाने की कोशिश करी। मीडिया के भाग, स्वतंत्र मीडिया और सरकार के नियंत्रण में। जनता की आवाज ठीक है, बिना किसी अंकुश के काम करती है, सरकार के इशारों पर सरकार। ये थोड़ा सा इन्होंने अच्छा लिखा है, थोड़ा सा अपनी बात को कहने की कोशिश की, तो इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। मीडिया एक स्वतंत्र माध्यम है। आज भारत लोकतांत्रिक देश में मीडिया सरकार के माध्यम बनती जा रही, सरकार की गलतियों को छुपाकर सामने लाती है और लोग भय उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया के द्वारा कानून के नियमों को उजागर किया जाता है और जनता की आवाज बनकर सरकार के सामने एक मजबूत पिलर बन जाती है। देखो, लास्ट में ट्रैक पर आने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआत इनकी इंट्रो को छोड़ के पूरी की पूरी नॉट एक्सेप्टेबल रही। तो बबली, आपके व्यूज मुझे यहां पर पता चले, लेकिन उनको लिखने का जो पहलू है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो थोड़ा सा इस पर और काम करने की कोशिश करो। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 15 में से 3 नंबर में जरूर आपको दूंगा, क्योंकि आपके खुद के व्यूज हैं और धीरे धीरे आपके व्यूज बेहतर होंगे, धीरे धीरे आप इन पर अपनी चीजों को मेंशन करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकांक्षा का। ठीक है, हैंडराइटिंग ठीक है भाई। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तु प्रदान करता है, ताकि मूल्य वृद्धि के भपाव से उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सटीक एक्सप्लेनेशन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास। भारत में वितरण प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास युद्धकालीन राशनिंग उपायों के रूप में आई। 1960 में दशक में उस समय भोजन की कमी की प्रतिक्रिया के रूप में इसका विस्तार किया गया। 1970 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सब्सिडी वाले भोजन के वितरण के लिए एक सार्वभौमिक योजना के रूप में विकसित हो गया। 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के सभी उपभोक्ताओं के एक सामान्य पात्रता योजना थी। जून 1997 में भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया। कार्य क्या है? ठीक है। केंद्र किसानों के न्यूनतम समर्थन पर खाद्यान्न खरीदता है, इसे देती है। ठीक है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्र सरकार FCI। ठीक है, राज्य सरकार सुदर मूल्य दुकान लाभार्थी। ठीक है, ये अच्छा इन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन क्लेरिफिकेशन लेके आओ। मतलब मैं यहां से यहां की तरफ जाऊं या यहां से यहां की तरफ जाऊं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। वितरण का महत्व, राष्ट्र की खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है, इससे खाद्य कीमतों में स्थिर रखने में मदद मिलती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की प्रणाली खाद्यान्न उत्पन्न वृद्धि पर योगदान आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, इससे देश के अधिशेष क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में भोजन की आपूर्ति करके अनाज की पुनर्वितरण मदद की जा सकती है। खाद्यान्न और बफर स्टॉक बनाए रखता है, ताकि कम कृषि खाद्य उत्पादन की अवधि के दौरान भोजन का प्रकार सक्रिय रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जो किसानों को अपनी उपज लाभकारी कीमतों पर बेचते हैं। दूसरी बात, अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, पर करंट का पहलू मिसिंग है और कहां पर पीडीएस सिस्टम लेक कर रहा है। लीकेज की समस्या, करप्शन की समस्या, डुप्लीकेसी, राशन कार्ड की डुप्लीकेसी, जिन लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए थी वो पूरा का पूरा पहलू गायब है। तो मैं कह सकता हूं कि आपने 50% क्वेश्चंस को डील किया और 50% क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया। तो जब तक क्वेश्चंस की सारी चीजें, सारे पहलू को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। ये बात क्लियर कट मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, कई बार समझा चुका हूं। तो इस पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर और ज्यादा आपको काम करना होगा। ठीक है। मार्क्स की बात करूं तो 15 नंबर का सवाल था। 15 नंबर में से आपको भी 3.5 नंबर मिलेंगे, आधे में से आधे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में और बहुत सारी चीजों को लिखा जाना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वे कौन से कारक है? भाई नाम लिख दिया करें अपना। ठीक है, ये कहां से आ गया भाई? एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखा क्या आपने? भाई कौन सा क्वेश्चन चेक करूं भाई मैं? है आकांक्षा, ये भी यही क्वेश्चन है, ये भी यही क्वेश्चन है, क्या चेक करूं बताओ? है
ठीक है, आधे इसमें, आधे नंबर इस पे मिल जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक व्यवस्था है जिसने आवश्यक वस्तुओं का सावधान न्यूनतम पहुंच 2 वक्त तक खाना बल दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ प्रकार किसान केंद्र, ठीक है, सरकार के द्वारा दिया गया उद्देश्य समाज कमजोर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फसल व्यवस्था खराब होने पर मुख्य वृद्धि को रोकना, ठीक है। नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न स्टॉक बनाए रखना, बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट अच्छे लिखे हैं। गिरावट भंडारण में जब चीज़ों को देखे भाई, सही मात्राएं सही लगाया करें, रख रखाव सटी से नहीं होती है, सही से नहीं होती तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। भ्रष्टाचार की समस्या, लोग अपने फायदे के लिए गरीब और उचित लोगों तक इस सुविधा का लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकारी कार्यों में होने वाली देरी के लिए जो दस्तावेज बाधक बने हुए हैं। राशन की दुकानों पर सुधार, साप्ताहिक रिकॉर्ड की वेबसाइट पर अपलोड, राशन दुकानों को सार्वजनिक संस्थाएं, नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ को शामिल करना, उन्नति, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर आपने अपनी बात पूरी तरीके से कही है ना। तो क्वेश्चंस को मर्ज करो, वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मर्ज करो और 250 वर्ड्स वे चुनो जो आपको सबसे बेस्ट लगते हैं। इस पर भी मैं आपको 3.5 नंबर ही दूंगा, तो दोनों मिला के 7 नंबर तो हो गए, लेकिन वर्ड लिमिट एक्सीड कर गई। आकांक्षा, इन चीजों को अवॉइड करो, इन चीजों को बेहतर करने की कोशिश करो कि कैसे इन चीजों को आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये भाई इस लड़की की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और इस लड़की का नाम क्या है? इस लड़की का नाम है पलक, ठीक है। एग्रीकल्चर रेफर टू द प्राइमरी एक्टिविटी रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, प्रोडक्शन एंड क्रॉप्स एंड द रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। अराउंड 60 to 70%। ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस रिव्यू किया हुआ है, कोई बात नहीं। टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी टू सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड एंड स्मॉल फार्मर, दे अराउंड 85%। टोटल फार्मर टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेनेंसी रेगुलेशन, इनेक्टिंग रूल रेगुलेशन, ठीक है। लाइसेंसिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मिंग, बढ़िया। मैंने कल इसको शायद रिव्यू कर दिया था, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। मार्क्स लगा भैया, डेट और डाल दिया करे, हर बच्चा अपने क्वेश्चंस पर डेट मेंशन कर दिया करे कि सर ये इस डेट का क्वेश्चन है, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कब कैसे रिव्यू करना है। इस पे मैं मार्क्स दे चुका था, मेरे हिसाब से मैंने 10 में से आपको 4 मार्क्स अलॉट किए थे। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कंक्लूजन मिसिंग है और कुछ डायग्राम वाला पहलू भी इसमें मिसिंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनका, ग्रीन रिवोल्यूशन वाला। हाँ, ग्रीन रिवोल्यूशन रेफर टू द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन बिगेन इन 1960 इंडिया, 1960 के बाद हुआ था, ठीक है। राइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूज हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स, हाई यील्डिंग क्रॉप, इनहांस मशीनरी, इरिगेशन अवेयरनेस। रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग, बिहार एंड बंगाल वर फेमाइन फ्रॉम एरियाज, इंडिया फेमाइन इन द बंगाल 1943 किल्ड द लाख ऑफ पीपल, 30 लाख नहीं थे, कम थे। ड्यू टू 1960, 50, 71 वार चाइना एंड पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी मैंने मेरे हिसाब से मैंने रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन वार्ड 5 विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स मिस्टर स्वामीनाथन जी, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। इम्पैक्ट क्या पड़े? बहुत बढ़िया। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है ठीक है ठीक है। सक्सेस, अच्छा प्रोज नहीं लिखे आपने, हाँ प्रोज भी लिखे हैं। इम्पेरेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। यूपी मध्य प्रदेश वीट रीस, ठीक है, बहुत अच्छा। गरीबी हटाओ, जय भीम, जय जवान जय किसान। मैंने बिल्कुल इसे दोबारा देखा इस क्वेश्चन को, और इसमें भी मैंने आपको एटलीस्ट 4.5 नंबर अलॉट किए थे 10 में से। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम लिखना जरूरी है। आपने मुझे डेट मेंशन करके, मतलब आपने शायद मैसेज में लिखा था पलक की सर जी मेरा ये वाला क्वेश्चंस रिव्यू नहीं हुआ है, और मैंने इसी वजह से आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा रिव्यू कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई अगर आपका क्वेश्चन रिव्यू हो जाए तो आप लोग इस बात का ख्याल रखा करें कि मुझे बता दिया करें कि सर जी रिव्यू हो गया है ना, ठीक है ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। मीनाक्षी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इनका देख लेते हैं। विशेषकर कमजोर वर्ग में उपभोक्ता को वस्तुओं की निर्धारित कीमतों से कम कीमत पर बेचा जाता है। इस प्रणाली में मुख्यतः गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि, लेकिन फिलहाल उचित प्रशासन, पारदर्शी, जवाबदेही, ठीक है ठीक है। भैया थोड़ा सा इंट्रो को छोटा करो। देखो आप बहुत अच्छा करती हो, लेकिन इंट्रो को छोटा करना बहुत जरूरी है। जब तक इंट्रो को छोटा नहीं करोगे तब तक आप अपनी बात को कम शब्दों में नहीं कह पाओगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट के कारण भ्रष्टाचार, फर्जी दस्तावेज, अनाज की गुणवत्ता में कमी, पंजीकृत का सही पैमाना ना होना, उचित परिवहन तथा भंडारण की कमी, सरकार द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी ना होना, बहुत बढ़िया।
वितरण की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सही नहीं होती, जिस कारण लोगों की रुचि कम हो जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता को शामिल करने में कोई सटीक पैमाना नहीं। कई बार देखा जाता है कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले व्यक्ति भी अपना नाम पंजीकृत करवाकर छोड़ देते हैं। भंडारण का उचित प्रबंध नहीं होता है। बरसात के मौसम में फफूंदी और कीड़े लग जाते हैं। हानिकारक होने से लोगों को यहाँ नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तिरपाल और पन्नी, बच्चा जहाँ से भी देखो, आपके ये जो व्यूज है थोड़ा सा ना अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। ठीक है। तिरपाल और पन्नी के ऊपर डालकर खुले में रखा जाता है, तो इस चीज को अपने कंटेक्स्ट में दिखाने की कोशिश करो। ठीक है। सरकार की ओर से उपाय, ठीक है, लाइक छत्तीसगढ़ की योजना, डिजिटलीकरण अपनाना, एक देश एक राशन योजना, अंत्योदय योजना, उचित भंडारण के लिए सरकारी निजी कंपनी भागीदारी को बढ़ावा दे रही। बहुत बढ़िया। देश में गरीबी को दूर करने और जनता के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत कारगर साबित हुई है, लेकिन समय समय पर इन प्रणालियों में समस्या आई है, जैसे भ्रष्टाचार, फर्जी राशन, अनाज की गुणवत्ता में कमी। लेकिन सरकार इन समस्याओं को निदान करने के लिए सरकार कई कदम उठाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है, हमेशा से अच्छा लिखा है, लेकिन कोशिश करो अपने खुद के व्यूज इसमें डाल पाओ, है ना। अच्छा कर रही हो मीनाक्षी, प्राउड ऑफ यू बच्चे। ठीक है। मार्क्स की बात करूं तो 15 में से आराम से आप 6.5 नंबर इसमें डिजर्व करती हो। थोड़ा सा शब्दों को कंटेंट वाइज बताएं, लिखें और उस कंटेक्स्ट में अपनी चीजों को दिखाने की कोशिश करें जिसमें यूपीएससी आपसे चाहता है। ठीक है। चलिए, सुमेधा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रायोजित दुकानों की एक श्रृंखला जिसमें जरूरतमंदों को वर्गों सस्ते दामों पर बुनियादी खाद्य ठीक है मिलती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट। देखो, इस बच्चे ने एक सही तरीके से अपने क्वेश्चंस को दिखाया है। सब्सिडी का लक्ष्यीकरण, रिसाव की कमी, भ्रष्टाचार, भंडारण की कमी, हर साल 18 लाख टन खराब हो रहा है, मानसून 10% खराब हो जाता है। ठीक है। वितरित, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सुमेधा आर्या बच्चा, जबरदस्त आपने इस क्वेश्चंस में अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाई है। ठीक है। बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लाभ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने केवल खुले में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। प्रणाली डिजिटल द्वारा देखभाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंत्योदय योजना, बापू योजना, जेम द्वारा पुनर्वित, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छे लिखे हैं। कंक्लूजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में गरीब और कमजोर वर्गों को खाद्य वस्तु पहुंचाकर अनेक कल्याणकारी जीवन प्रदान करना सरकार का उद्देश्य है। एनएफएसए के तहत आने वाली सभी कमजोर आबादी के 80.85 करोड़ व्यक्ति को, थोड़ा सा करंट वाला पहलू भी इसमें मेंशन करो कि सरकार रिसेंटली क्या कर रही है, सरकार कहां पर काम कर रही है, उन चीजों को भी दिखाने की कोशिश करो, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा लिखा है, थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करनी है। सुमेधा, अच्छा कर रही हो, यूपीएससी के लायक आप आंसर लिखना सीख गई हो, धीरे धीरे और बेहतर करोगी। 15 में से 6.5 नंबर, 7 कह सकती हो, लेकिन 6.5 ही मान के चलिएगा, अभी और बेहतर करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, मीडिया वाला। मीडिया का उपयोग लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए और मीडिया स्वयं रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। 180, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत में विधायिका, कार्यपालिका, निगमन, मीडिया के चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो लोकतंत्र का भूमिका लगातार गिर रही। बढ़िया भाई। मीडिया पर नियंत्रण आजादी के बाद जब भी किसी सरकार ने देश की जिम्मेदारी उठाई, वैसे वैसे मीडिया हमेशा उसी पक्षधर बनता नजर आई है। लेकिन कुछ तथ्य जिसमें मीडिया ने सरकार के खिलाफ लिखने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने मीडिया को ही नियंत्रण कर लिया। 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामला, बहुत बढ़िया। सहारा बनाम संघी, 2012 जेपी आंदोलन, स्मृति ईरानी की शिक्षा पर सवाल उठाएगा। देखो, आप लोग क्यों नहीं लिखते ये बातें? सुमेधा इज अ स्टूडेंट विच इज प्रिपेयर फॉर द टीओ बैच, नॉट फॉर यूपीएससी स्पेसिफिकली। और उसके व्यूज, उसका समझना, उसका लिखना, हो सकता है कि उन्होंने ये केस पर रिसर्च की हो, उन्होंने कहीं से केसेस को देखे हो, ढूंढे हो और फिर अपनी बात, लेकिन सवाल ये कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ये काबिले तारीफ है। कंटेंट को कम करें। वर्तमान समय में हमारी मीडिया सोशल मीडिया ना होकर गोदी मीडिया के नारों से गूंजती है, इसलिए कुछ प्रसिद्ध रिपोर्टर अंजना कश्यप, श्वेता सिंह, नाम ओपन नहीं करने हैं, नाम से आपके क्वेश्चंस की डिमांड खत्म हो जाएगी। दे विल सू यू, ये केस कर देंगे आपके ऊपर और थोड़ा सा एलिमिनेट करना है। ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी जर्नलिस्ट का डायरेक्टली नाम मेंशन नहीं करना, किसी पॉलिटिकल लीडर का डायरेक्टली नाम मेंशन नहीं करना। आप ये लिख सकते हैं कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो सरकार के फेवर में ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, दैट्स विल बी, ठीक है, ओपनली। आज तक ऐसा है, एबीपी न्यूज ऐसा है, जी न्यूज तो बिल्कुल ही ऐसा है, सुदर्शन न्यूज खतरनाक है, नहीं, अवॉइड करना है। ठीक है। मीडिया का विभाजन वर्तमान स्थिति को भापने से पता चलता है कि आज मीडिया दो भागों में विभाजित, एक सरकार के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में। आपने क्यों नहीं लिखी ये बात बाकी लोगों है? इस बच्चे ने ही क्यों समझी ये बात? सरकार के पक्षधर होने के कारण मीडिया हमेशा लोगों की सच्चाई से गुमराह करती है। मीडिया के सरकार का पक्षी विचार, चुनाव में झूठे वायदे, बड़े बड़े राजनेताओं में उद्योगपतिवाद, पेड न्यूज का बढ़ावा, लोगों को गुमराह करना। बेहतरीन। आई नेवर सा,
मतलब अब तक इतने दिन में मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा। जाहिद, डू यू फील, काजल, सोनम सिन्हा, महसूस हो रहा है कि इस बच्चे ने कैसे अपनी बातों को लिखाने की कोशिश की? कमजोर होता लोकतंत्र। वर्तमान में एक सांसद के द्वारा मणिपुर मुद्दा उठाया गया तो उसे बदले में निलंबित होना पड़ा। संजय सिंह आजाद, बेहतरीन बात। राहुल गांधी की सदस्यता त्यागनी पड़ी। देश में लज्जा शर्मसार हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री फ्रांस का सबसे उत्तम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। नहीं लिखना इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करना, इतना भी नहीं करना कि आप अपनी बात को कहने के लिए बिल्कुल ही एकदम पॉलिटिकल हो गए आप यहां पर, है ना। लेकिन फिर भी मीडिया ने मोदी जी के, प्रधानमंत्री नोट मोदी जी, कोई आलोचनात्मक बयान नहीं दिया। एक लोकतांत्रिक देश की तस्वीर नहीं है, बिकाऊ मीडिया का बोलबाला नहीं बच्चा। बहुत खतरनाक क्वेश्चंस लिखा एंड आई अप्रिशिएट टू यू, बट थोड़ा सा मतलब सेफ खेलना है। सेफ खेलोगे तो मजा आएगा, नहीं तो वो आपके खिलाफ केस कर देंगे। इस क्वेश्चंस के ऊपर आप पे केस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अच्छा लिखा है 7.5 नंबर, हाईएस्ट आज की क्लास के 15 में से, गजब, बेहतरीन, है ना। थोड़ा सा सुधार, हाईलाइट करना, बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करना। सुमेधा, यू आर द टॉपर ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आता है रागनी का। रागनी क्या लिखती हैं देख लेते हैं। कौन से कारक हैं? भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस एक सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कमाए वाले भोजन और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराना है। पिछले कुछ वर्षों में पीडीएस में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण वितरण प्रणाली में गिरावट आई। बहुत बढ़िया। इस योजना ने 2.50 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा था। पीडीएस में पहला विस्तार, दूसरा विस्तार, तीसरा विस्तार, बढ़िया लिखाया, ठीक है। सरकारों के नाम भी मेंशन कर देते कि ये राज्य सरकारों की ओर से उपाय, केंद्र सरकार, अच्छा कुछ मिसिंग है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खरीद, भंडार, परिवहन और शोक आवंटन की जिम्मेदारी संभाली राज्य में। भीतर आवंटन पात्र परिवारों को पहचान, राशन कार्ड, बहुत बढ़िया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट के कारण इससे बड़ी समस्या है कि इसके द्वारा अभी भी अपेक्षित मात्रा में निरपेक्ष गरीबी की कम नहीं हुआ है। अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्धन लोगों को सीमित मात्रा में लाभ मिल पाता है। एक अनुमान के अनुसार निर्धन लोग अरे भाई अगला पॉइंट कहाँ चला गया? पेज नंबर 3 मिसिंग है भाई। मैंने कहा है कि नंबर के साथ साथ मुझे पूरा पेज भेजा करें, तो वो मिसिंग है, तो मैं कहाँ ढूंढूं उसको भाई, है कहाँ ढूंढूं? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लिखा है रागनी। आज क्वेश्चंस में आपके मजा आया है, मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगा है। मेरे हिसाब से यहाँ इस तरीके से रिव्यू करना आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। एक तो विजिबिलिटी भी है, पढ़ पा रहे हैं, पूरी की पूरी डिस्प्ले आपको दिख रही है, तो इसका भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ऐसे रिकॉर्ड करने में ज्यादा अच्छा लगा या जैसे मैं डेली रिकॉर्ड करता हूँ या डेली आप लोगों का रिव्यू करता हूँ, ऐसे मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निधि का। द एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक के साथ कौन कौन से हैं? ठीक है। रिपब्लिक मीन्स द इलेक्टेड सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव इन द हेड ऑफ द स्टेट। In the preamble it is written that we the people of India have been living sovereign socialist secular democratic republic, ठीक है। if you starting the questions with republic words, you have to be explained that republic means the head of state will be elected by the people directly or indirectly. He will not never be monarch or hereditary, ठीक है। सोवरन, ओके, इट इज स्टेटेड द इंडिया इज इंडिपेंडेंट स्टेट, नाइदर इज डिपेंडेंसी नॉट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशनल, बहुत बढ़िया, एक्सेप्टेबल है भाई, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, दूसरा पेज कहाँ है? सोशलिस्ट, ठीक है। इंडिया सोशलिज्म इज ब्लेंड ऑफ द गांधी एंड मार्क्सिज्म विद टिल्ट टू वर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। नहीं एक्सप्लेन कर पाए, दोबारा एक्सप्लेन करना है। सोशलिस्ट मीन्स इंडिया अडोप्ट द कंसेप्ट ऑफ गांधीयन सोशलिज्म, इट मीन्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, where we adopt the concept of mixed economy, where we adopt the concept of mixed economy, and in mixed economy private and government both will work together to welfare of the society. मिस कर दिया आपने, ठीक है। इन द केस ऑफ सेकुलरिज्म इंडियन गवर्नमेंट अलाउड टू द प्रिंसिपल डिस्टेंस विद नॉन फेवरिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ऑफ द रिलीजन, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि द सेकुलर मींस स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट विल प्रमोट एवरी रिलीजन इक्वली, वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा बेटर देन जो आपने लिखने की कोशिश की। डेमोक्रेटिक इन इंडिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलोड अंडर द विच ऑफ द एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, जबकि डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब है कि ऑल द अल्टरनेट या होल द पावर, द कंसेप्ट वी इंट्रोड्यूस इन प्रियम्बल विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो सोल अथॉरिटी है, जो पावर है, वो लोगों के हाथ में है। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक देश, जहां पर लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं,
ठीक है। डिफेंडेबल इलस्ट्रेशन ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस सोवर्निटी वाज मेड ऑन द इंपेरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सोशलिज्म इट प्रमोट टू द गवर्नमेंट इन वेरियस स्कीम लाइक पीएम गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय योजना, ठीक है। सेकुलरिज्म रिसेंटली फॉर द प्रमोटिंग द यूसीसी इन डीपीएसपी 44, आर्टिकल 25 से 28 भी सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, आर्टिकल 15 में भी सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जाता है। डेमोक्रेटिक टू स्ट्रेंथिंग इट वेरियस इनिशिएटिव्स, पीएम वीडियो आरटीआई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, लोगों के हाथ में। और आप ये भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट लोगों को दिए गए हैं, जहां पर अपनी मर्जी से सरकार चुने जाने और सब चीज करने का अधिकार आप लोगों को दिखाई देता है। क्लियर है, बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए, अच्छा लिखा है। कंक्लूड दस दी द और एडजेक्टिव अलोंग विद द रिपब्लिक आर क्रूशली बीइंग इन द हाईलाइट इवन टुडे टू द प्रमोट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ एज वेल। अच्छा देखो, इन्होंने आपने बढ़िया लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वाला पहलू, करंट वाला पहलू, ठीक है। लाइक रिसेंटली सीएए जब आया था तो सरकार को प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में कुछ शब्दों पर आपत्ति आई थी। कई बार कहा कि सेकुलरिज्म शब्द को हटा दिया जाए। अब सेकुलरिज्म शब्द जो है एडजेक्टिव है, मतलब नहीं हटाया जा सकता, तो उन थोड़ा सा उस प्रेजेंट वाले पहलू को भी आप लिखाने की कोशिश करो, दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, ठीक है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आप 15 में से आराम से 6 नंबर डिजर्व करती हो, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन्हें और बेहतर किया जा सकता था, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, भैया बहुत डाटा है भाई, है इतना डाटा। इतना डाटा कैसे चेक करूं बताओ मैं? सानिया गुप्ता जी थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, थोड़ा सा। दरअसल मंच के जरिए समाज के बदलाव की ओर बयार लाई जा सकती है। सोशल मीडिया के तात्पर्य नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं लिखना है। क्वेश्चन शॉर्ट करो भाई, नॉट एक्सेप्टेबल। इतना डाटा 4 पेज पर एक क्वेश्चन को लिखा जाना अनएक्सेप्टेबल है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा काम करो। तो बच्चा लोग ये थे आज के क्वेश्चंस आपके। हाँ, एक और क्वेश्चंस पेंडिंग है, उस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं हम भैया। ये किसका है? ग्रीन रिवोल्यूशन वाला, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन वाज बिगन इन द 1960 ड्यूरिंग विच द एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इन द मॉडर्न फार्मिंग बाय द अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन for food conventional method, low irrigation facility, food security. The colonial rule had caused Indian agriculture to suffer from the low level of the productivity for the Britishers. This resulted the shortage of the food grains. India made green revolution ensured. Low irrigation facility. इतने लंबे लंबे पॉइंट थोड़े से अवॉइड करो भाई, कोशिश करो कि एक दो लाइनों में अपनी बातों को कह पाओ। अगर इतने लंबे पॉइंट लिखोगे तो क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगी, है ना, ठीक है। बेनिफिट क्या हुआ? इंक्रीज इनकम हुई, रिड्यूस डिपेंडेंसी नेचुरल रिसोर्स हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन देखो आपने लिखा है, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लिखा कि इसका नुकसान क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा। उन चीज़ों को भी थोड़ा सा लिखने की, समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप लोगों का चीज़ें ठीक होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 10 में से 1.5 नंबर इस पर अलॉट करूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखा जरूर है, लेकिन अधूरा है, अधूरा। और अधूरा क्वेश्चंस एग्जामिनर की कंटेक्स्ट में कभी भी बेहतर नहीं माना जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। जिन बच्चों के क्वेश्चंस पेंडिंग है कृपया समय से भेज दिया करें। बाकी लोगों के बच्चों या बाकी बच्चों के क्वेश्चंस कल की क्लास में, और जो क्वेश्चंस आज दिए हैं वो भी आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेज दें, ताकि मैं उनको भी रिव्यू कर सकूं। होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।